नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। पिछले 4 दिनों से यानी पिछले 4 एपिसोड में मैंने देश के अलग अलग भागों में जो सीरियल किलर्स ने जो किलिंग की थी उसके बारे में बताया था। पिछले चारों सीरियल किलर्स में सदाशिव साहू, डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, दरबारा सिंह और कल जो चंद्रकांत झा, इनका जो पीरियड ऑफ एक्टिविटी था उसमें 2003 और 2004 ज़रूर था और ये पीक पीरियड था। आज भी मैं जिस व्यक्ति के बारे में आपको बताऊंगा वो भी उसी पीरियड में उसने तमाम सीरियस क्राइम किए, सीरियल क्राइम किए। एक बार इस सीरियल किलर्स की श्रृंखला खत्म होने के बाद इस बात पे भी गौर किया जाना जरूरी होगा कि क्या वजह थी कि 2003, 2004 या 2005, 2004 बहरहाल सारे लोगों में अपराध की घटनाओं में कॉमन है। आज महाराष्ट्र के जिला नागपुर में 21 अगस्त 1991 को कस्तूरबा नगर, एक स्लम है नागपुर शहर के बाहर की तरफ, शहर जिस तरफ मुंह करके बसा हुआ है उसके सामने की तरफ कस्तूरबा नगर, वहाँ 15 साल की एक बच्ची को कुछ लोग दिन में ही उसके घर से उठा ले गए और 5 लोगों ने मिलके उस 15 साल की मासूम के साथ गैंग रेप किया। शाम को लौटकर वो अपने परिवार में जब आई, माँ और बाप ने उसकी हालत देखकर उससे जानकारी करनी चाहिए। बड़ी मुश्किल से उसने बताया कि फला 5 लोग उसे उठा ले गए थे और उसके साथ जबरदस्ती गैंग रेप यानी बलात्कार किया है। बेटी की इस हालत से आहत माँ बाप थाने पर पहुंच गए। बेटी, माँ और बाप जब थाने पर पहुंचे तो वही 5 लोग जिन्होंने बच्ची के साथ गैंग रेप किया था वो पहले से ही थाने पर मौजूद थे। इन सबको थाने पर देखकर ठहाके लगाकर हंसे। मां ने चिल्ला चिल्लाकर मौजूद पुलिस अधिकारी से कहा कि इन्हीं लोगों ने मेरी बच्ची के साथ अभी 2 घंटे पहले बलात्कार किया है और ये थाने पर पहले से बैठे हैं, हमको देख के या हम लोगों को देख के हंस रहे हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके पहले कि बच्ची की मां का वाक्य पूरा होता, पुलिस वालों ने फौरन उनसे कहा कि भाग जाओ वरना तुम सबको गिरफ्तार करा के जेल भेज दूंगा। तुम्हारी बेटी बदचलन है, पैसा मांग रही थी इसलिए वो बलात्कार का आरोप लगाकर थाने पर आई है। इतना सुनते ही माँ बाप और बच्ची तीनों की क्या हालत हुई होगी आप समझ सकते हैं। तीनों उल्टे पैर अपने घर वापस आ गए। उनके घर पहुंचने के 1 घंटे बाद ही वही 5 लोग और 20-25 उनके साथी, 5 लोगों में जिसने ये शुरू किया था या जो उठाकर ले गया था या जिसके इशारे पर उस लड़की को उठाया गया और उसके साथ गैंग रेप किया गया, उसका नाम उस महिला ने थाने पर पहचान के बताया कि ये अक्कू यादव है। अक्कू यादव जिसका पूरा नाम भारत काली चरण था और घटना वाले दिन उसकी उम्र 20 साल थी। यह 20-25 लोग उसके घर पर पहुंचे, माँ बाप और उस बच्ची को निकालकर बुरी तरह से मारा पीटा, उसका सारा सामान घर के बाहर निकालकर उसमें आग लगा दी और ये भी कहा कि चली जाओ थाने, FIR लिखा के आना।
लौट के आओगी, तुम सबको इसी तरह जिंदा जला दूंगा। उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वापस इस घटना के, यानी दोबारा जो घटना हुई उनके सामान को आग लगाने और मारने पीटने की, उसकी शिकायत भी करने थाने पर जाते। लेकिन इस घटना से पूरे कस्तूरबा नगर में एक डर का माहौल सा हो गया, लोग सहम गए। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि अगले 6 दिनों में अक्कू यादव और उसके गैंग के लोग जिसके यहाँ चले जाते थे, चाहे वो छोटा व्यापारी हो उस कस्तूरबा नगर का, चाहे बड़ा व्यापारी हो, उससे पैसे मांगते थे। चूंकि ये शुरुआत थी, कुछ लोगों ने, जिनको इस घटना की जानकारी थी, उन्होंने चुपचाप 19-20 करके जो पैसे उनके पास थे या जितना वो देना चाहते थे उन्होंने दे दिया। जिन्होंने जरा सा भी विरोध किया, इस पूरे गैंग ने उनकी अच्छी पिटाई की और पूरा सामान दुकान का या व्यवसाय का तहस नहस कर दिया। आने वाले अगले फिर 6 महीनों में लोगों ने सोचा कि अपने दुकान का सामान तहस नहस कराने या मारने पीटने से बचने के लिए जो कुछ मांग रहा है, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा के जितना कम कराया जा सके उतना पैसा इसको दिया जाना ही उचित होगा। धीरे धीरे कस्बे के सारे इस्टेब्लिशमेंट अक्कू और उसके लड़कों को, उसके गैंग मेंबर्स को पैसा देने लगे। उसने कस्तूरबा नगर में 1.5 साल 2 साल के भीतर ही एक अंपायर खड़ा कर दिया। उसके अब अक्कू और उसका गैंग ये डिसाइड करता था कि कस्तूरबा नगर के फला जगह के लोग सिर्फ फला दुकान से ही सामान लेंगे, फला अखबार वाले से ही सिर्फ अखबार लेंगे, फला दूध वाले से ही दूध लेंगे। जो भी इसका विरोध करता था उसके साथ मार पीट, घर में घुस जाना, उनके बच्चों को उठा लाना, एवज में पैसा मांगना, इस तरह की प्रताड़ना कस्तूरबा नगर में शुरू हो गई। अक्कू यादव के 2 भाई और थे, संतोष और युवराज। इनको भी वहां इसने व्यापार करा दिया, दुकानें खुलवा के सामान के लेन देन का, सामान के डिस्पैच का, स्टोर का, ये सब सामान करा दिया और लोगों को इतना डराया धमकाया कि व्यापार इसी से, इन्हीं के भाइयों के इस्टेब्लिशमेंट से होना है। हालांकि अक्कू यादव का पारिवारिक व्यवसाय दूध बेचने का था, लेकिन दूध बेचना छोड़कर ये अपराध की दुनिया में ये कूद गए। सारे भाई, 2 भाई स्वयं तो अपराध कम करते थे, लेकिन भाई के अपराध का फायदा सबसे अधिक इन्हीं दोनों ने उठाया और इलाके के आसपास के गुंडे मवाली इन्हीं दोनों के यहाँ बैठने लगे ताकि उनके व्यवसाय में कोई अड़चन न पैदा हो। इसी बीच में करीब 2 साल बाद, 93-94 की बात होगी या 95 मान लीजिए, 2 साल बाद वहाँ पर जो बाकी स्टेट में या बाकी नागपुर शहर में एक गैंग वार, आपस में 2 गैंग थे, उनमें जब चलनी शुरू हुई तो एक गैंग का साथ या एक गैंग ने अक्कू यादव को पकड़ लिया, मतलब उसका साथ कर लिया, उसके साथ हो लिए या उसको अपने साथ कर लिया और विरोधियों को चिन्हित कर करके उसे बताने लगे कि इनका नुकसान करो, इनको पकड़ो, इनको पीटो, ये उनका साथ न दें, विरोधी गैंग का। विरोधी गैंग को चोट पहुंचाने की नीयत से एक और तरीका अक्कू यादव ने निकाल दिया। चूंकि उसकी सीधी कोई रंजिश नहीं थी, लेकिन एक गैंग का मेंबर होने के नाते, बड़े गैंग का, जिनका गैंगवार नागपुर शहर में चलता था, उसने इनको बेइज्जत करने का, परेशान करने का एक तरीका ढूंढा कि इनकी घर की बच्चियों और महिलाओं का बलात्कार करना, घर में घुस जाना, सभी मेल मेंबर्स के सामने कपड़े उतार कर इतना बलात्कार करके इतना बेइज्जत कर देना कि वो अपनी शिकायत थाने पर भी न कर पाए। इस सारे क्राइम के बाद, चाहे क्राइम छोटा हो चाहे बड़ा हो, अक्कू थाने पर पहुंच जाता था और कोई न कोई कारण बताता था कि फला भी आ रहा होगा मेरी शिकायत लेकर।
दरअसल मामला ये है, थाने वालों की पूरे मनोयोग से अक्कू यादव सेवा करने लगा। जो पुलिसकर्मी या अधिकारी कर्मचारी वहाँ शराब पीते थे, उनकी शराब की जो उदरपूर्ति है वो उनके पसंद के हिसाब से लगभग हर दिन अक्कू यादव थाने पर जाकर करने लगा। यही कारण था कि किसी की हिम्मत पड़ना भी बंद हो गई उसके खिलाफ एक शब्द थाने पर बोलने की। अगर कोई बहुत ज़्यादा परेशान होकर आता भी था तो पुलिस न कभी मौके पर गई, न कभी एफआईआर की, न उसको ऐसा करने के लिए रोका। इज्जत के डर से लोग बलात्कार के बारे में थाने पर नहीं बताते थे, न ही एफआईआर कराते थे। अक्कू यादव के इस दबाव से, उसके इस भय से, उसकी इस दबंगई से, उसके इस खुलेआम दिन में अपराध करने की जो उसकी आदत सी हो गई, कस्तूरबा नगर के 25 परिवार कस्तूरबा नगर छोड़कर नागपुर के दूसरे हिस्सों में जाकर बस गए। जितने भी सब्जी वाले, फेरे वाले, कभी फेरी वाले वहां आते थे, उनसे भी अक्कू यादव के लोग कमीशन लेने लगे, हफ्ता वसूलने लगे कि अगर यहाँ सब्जी बेचोगे तो इतना पैसा देना होगा। सब्जी वाले बेचारे छोटी मोटी प्रॉफिट में दिन भर मेहनत करने वाले, उन्होंने कस्तूरबा नगर आना ही बंद कर दिया। फेरी वालों ने बिल्कुल कस्तूरबा नगर में घुसना बंद कर दिया। महिलाओं को और लोगों को बाकी सामान लेने के लिए कई किलोमीटर दूर मंडियों में जाना पड़ा। लड़कियों का स्कूल जाना पूरे कस्तूरबा नगर में बंद कर दिया गया। लड़कियों को घर में ताले के भीतर रखा जाता था ताकि उस बच्ची पर इनकी, अक्कू यादव की या इसके गैंग की नजर भी न पड़े। उसने देखा कि इस बलात्कार का बहुत इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा है। कोई शिकायत करने नहीं जाता, इज्जत को लोग डरते हैं कि हम अगर शिकायत करेंगे बात खुलेगी, कल को इसकी शादी नहीं होगी। उसने इस बलात्कार को अपना हथियार बना लिया। जो कोई भी उसे पैसा न दे, जो कोई भी उसकी बात न माने, जो ये प्रॉपर्टी के झगड़ों के बीच में पंचायत करता था, पंचायत के बाद इसके फरमान को जो पक्ष नहीं मानता था, उसके घर में घुसकर उसकी महिलाओं और बच्चियों के साथ बलात्कार करना एक आम आदत सी अक्कू यादव की हो गई थी। धीरे धीरे पूरा उसका, जिसको कहते हैं वर्चस्व, कस्तूरबा नगर में हो गया। हद तब हो गई जब 1997 में पैसा न देने की वजह से कलमा नाम की एक महिला, जिसको 10 दिन पहले बच्चा हुआ था, उसके घर में पूरा गैंग घुस गया, कलमा को बाहर खींच लिया। और दिन की बात है ये, कलमा के साथ 3 लोगों ने बलात्कार किया। लोग मिन्नतें करते रहे, लोग हाथ जोड़ते रहे, लेकिन कोई फर्क उस पर नहीं पड़ा। अपने साथ हुए इस व्यवहार से आहत कलमा ने गैंग के लोगों के जाते ही सिर पर मिट्टी का तेल डालकर खुद को आग लगा ली और आत्महत्या कर ली। इसके ठीक 15 दिन बाद 7 महीने की गर्भवती लड़की को इस शक में कि ये हमारे खिलाफ लोगों को इकट्ठा करके साजिश कर रही है कि हम पुलिस कमिश्नर के यहाँ तक जाएंगे, उसे सड़क पर खींच लिया, जबकि वो 7 माह की गर्भवती थी। उसके सारे कपड़े उतार दिए और बीच सड़क पर उसके साथ बलात्कार हुआ। दिन की बात है ये भी। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, पुलिस तक कोई गया ही नहीं। अगर कोई गया होगा तो पीट कर थाने से भगा दिया गया होगा। वर्ष 1994 में उसने आशा बाई की पीट पीट कर हत्या कर दी। उसकी मां अंजना बाई बोरकर और उसकी बेटी 16 साल की, उसके सामने ही उसे नंगा करके पीट पीट के मारा गया था। अंजना बाई बोरकर बताती हैं कि अक्सर अक्कू के गुंडे कई दिन से रास्ते में रोक कर ये कहते थे कि आशा बाई ने जो कान में सोने का गहना पहन रखा है
और हाथों में 3 अंगूठियां हैं, उससे कह दो इसको बेचकर 25,000 रुपये हमें दे दें, वरना हम किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आशाबाई ने मना कर दिया, हम ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए घर में घुस गए, आशाबाई को बाहर निकाला, उसके दोनों कान काट लिए और जिन उंगलियों में अंगूठियां थीं वो उंगलियां काटकर वो अंगूठी और कान का वो सोने का सामान लेकर चले गए। बात ध्यान रखिए, दिन की है। उसके बाद आशाबाई को पीट पीट के मारने के बाद उसकी बॉडी को उसके लोग पास की रेलवे लाइन पर छोड़ आए। घर वालों को यह वार्निंग दी कि जब तक इसके 2 टुकड़े नहीं हो जाते इसको हाथ भी मत लगाना, वरना तुम सबका भी यही हाल करूंगा। बाद की घटनाओं के बयान में एक महिला ने थाने में अपना स्टेटमेंट दर्ज कराया था कि अक्कू 3-4 लोगों को लेकर 4-5 बजे उसने दरवाज़ा पीटना शुरू किया। दरवाज़ा खोलने पर उसके पति ने दरवाज़ा खोला, उसके दोनों जांघों में चाकुओं से वार करके घायल कर दिया, उसे बाथरूम में बंद कर दिया और उस महिला को बाल से घसीटते हुए अपने घर के पास के एक कमरे में ले गया, जहां उसके साथ बलात्कार किया। बाथरूम से किसी तरह से बाहर आकर पति ने हल्ला मचाकर लोगों को बताया कि मेरी पत्नी को अक्कू खींच कर ले गया है। मोहल्ले के लोग इकट्ठा हुए और अक्कू के सामने जाकर रोए गिड़गिड़ाए कि इसकी पत्नी को वापस कर दो। 4 घंटे बाद मोहल्ले के लोग अक्कू की उस कैप्टिविटी से उस महिला को लेकर आए और उसके साथ तब तक 4-5 लोग बलात्कार कर चुके थे। 2002-2003 में तक अक्कू यादव का अपराध अपने चरम पर था। 2002 में कस्तूरबा नगर के ही हरिश्चंद्र खोरसे नामक एक व्यक्ति है जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेयर था। एक लोकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है बाजा। हालांकि इधर बाजा तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, बाजा बजाना मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं, लेकिन संभवतः ये माउथ ऑर्गन, जिसको वहाँ स्थानीय भाषा में बाजा कहते थे, वो बजाकर अपना जीविकोपार्जन करता था। वो बाहर मार्केट से भीतर जैसे ही घुसा, इनके लोगों ने रोक लिया। बोले तू बहुत पैसा कमाता है ये बाजा बजाकर, 100 रुपये भी दे दे। उसने हाथ जोड़ा, गिड़गिड़ाया कि साहब 100 रुपये कहाँ मिलते हैं, मेरे पास थोड़े बहुत पैसे हैं जो घर जाकर बच्चों के खाने का इंतज़ाम करना है। मना करने पर उसे इतनी बुरी तरह मारा कि उसके हाथ और पैर दोनों में फ्रैक्चर हो गए और उसे अस्पताल में एडमिट होना पड़ा। 2003 में ही कस्तूरबा नगर में एक बेटी की शादी हुई। धूमधाम क्या, वहाँ जो भी सजावट हुई होगी, बैंड बाजा वाला भी आया होगा, लोग इकट्ठा हुए होंगे, खाना पीना हुआ होगा। किसी गुर्गे ने अक्कू यादव को बताया कि जिसकी शादी हुई है, जयमाल के समय उसको मैंने डायस पर देखा है, बड़ी खूबसूरत लड़की है। अक्कू यादव फौरन वहाँ से चला गया, उसके घर पहुँचा, घर यानी जहाँ शादी हो रही थी। शादी खत्म होने के बाद शादी के मंडप से उठकर जैसे ही वो घर जाने के लिए परिवार वालों के साथ चली, बीच में ही उस लड़की को उसका अपहरण कर लिया, उसे उठा लिया, उसे अगवा कर लिया, अपने घर पर ले गया, उसके साथ बलात्कार किया और सुबह 6 बजे के आसपास उससे ये पूछा कि कितनी बजे विदाई है। 6 बजे के आसपास उसे फिर उसके घर पर छुड़वा दिया। लेकिन तब तक पूरे कस्तूरबा नगर को पता हो गया था कि बच्ची को शादी के तुरंत बाद अक्कू यादव उठा ले गया है। 2003 में ही अक्कू ने पैसा न देने पर एक व्यक्ति को नंगा करके उसके शरीर पर सिगरेट दागी। फिर उसकी 16 साल की बेटी को बुलवाया और यह कहा कि अपनी बेटी के सामने नाचो, क्योंकि सिगरेट जब वो दाग रहा था तो जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है बॉडी का, आदमी भागने की कोशिश करता है, बचने की कोशिश करता है, तो उसने कहा इसी तरह से नाचो और 16 साल की उसकी बेटी के सामने उसे नाचने पर मजबूर किया। 2004 में ही ओशो भगत नाम की महिला को उसकी बेटी और पड़ोसियों के सामने नंगा करके उसके दोनों स्तन काट दिए।
और उसके बाद स्तन काटने के बाद जब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई तो उसके फिर वहीं सड़क पर टुकड़े टुकड़े कर दिए और ले जाकर उन टुकड़ों को रेलवे लाइन पर फेंक दिया। आशो भगत के पड़ोसी अविनाश तिवारी से ये देखा नहीं गया। वो जानते थे कि इसका क्या अंजाम होगा, लेकिन फिर भी भावनाओं में बह के वो थाने पहुंच गए और उन्होंने बताया कि अभी अभी पूरे कस्तूरबा नगर की आंखों के सामने ये घटना हुई है, लाश अभी भी रेलवे लाइन पर पड़ी है। पुलिस ने कहा अच्छा ठीक है, हम देखते हैं। अविनाश तिवारी जैसे ही लौटकर अपने घर पर पहुंचे, उनके घर पर 15-20 लड़कों ने धावा बोल दिया, खींचकर बाहर निकाला और चाकुओं से उनकी बोटी बोटी काट डाली। ये भी पूरे कस्तूरबा नगर के सामने हुआ। फरवरी 2004 में उसे उसके लोगों ने 12 साल की एक लड़की को घर से खींच लिया और उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस किसी भी तरह की कोई शिकायत सुनने को तैयार नहीं थी। रेप का विक्टिम जैसे ही पुलिस के पास पहुंचता था, पुलिस या तो सीधे सीधे ये कहती थी कि इसमें क्या बड़ी बात है, तुम बच्चलन हो, जिसका मन होगा तुम्हारे साथ यही करेगा, या फिर ये कहता था पुलिस वाला कि इसका तुमसे पुराना संबंध है, इसने कुछ देने को मना किया होगा, पैसे मांग रही होगी, तो आज तुम रेप की FIR इसके खिलाफ लिखाने आ गई हो। जैसे ही ये सब बात रेप का विक्टिम या उसके परिवार के लोग सुनते थे, मन महसूस कर वहां से वापस लौट आते थे। ध्यान रखिए, कस्तूरबा नगर दलितों का बड़ी बस्ती है। बहुसंख्यक दलित वहां रहते हैं और उन पर इस तरह का जुल्म होता रहा, थाने की जानकारी में होता रहा, लेकिन थाना यही कहकर रेप विक्टिम्स को अपने थाने से भगाते रहे। 30 जुलाई 2004 को एक 12-13 साल की लड़की का रेप करने के बाद सारे लोग उसके ठीक पड़ोसी रत्ना दुनगिरी के यहां घुस गए। पर्पस उनका यह था कि इसको इतना धमका दो कि ये कहीं मुंह न खोले, क्योंकि अब धीरे धीरे लोग वायलेंट हो रहे थे, थाने पर जाकर प्रोटेस्ट या अपनी बात कह रहे थे। हालांकि पुलिस दबाव बनाकर उन्हें वहां से भगा देती थी। तो रत्ना दुनगुरी के यहां अक्कू घुस गया और उससे पैसा मांगने लगा। रत्ना ने बता दिया कि उसके पास कतई कोई पैसा नहीं है। इस पर वही जो पुराना उसका शगल था, उसके घर का सामान, फर्नीचर और बाकी चीजें निकालकर उसके घर के बाहर ही उसकी आंख के सामने उसमें आग लगा दी। शाम को उनकी ठीक पड़ोसी उषा नारायण आ गई। उन्होंने रत्ना दुनगिरी से कि तुम इसकी FIR लिखवाओ, कब तक हम लोग बर्दाश्त करेंगे। बर्दाश्त करते करते 10 साल हो गए। रत्ना दुनगिरी ने कहा मेरी हिम्मत नहीं है। इतना सुन के उषा नारायण ने थाने चली गई। थाने पर उन्होंने शिकायत की कि साहब ऐसा ऐसा आज हुआ है, उसके साथ इतनी बदतमीजी हुई है। लौटकर वो जब वापस आई तो आधे 1 घंटे बाद, जैसा हमेशा होता है, कारण उसका ये था कि थाने से तुरंत इसको सूचना मिल जाती थी कि तुम्हारे खिलाफ फलां शिकायत करने आई थी। और जैसे ही वो वापस लौटता था, वो उसको घेर लिया। 4-6 लोगों के हाथ में एसिड की बॉटल्स थी। वो चिल्लाने लगे कि बाहर आ जाओ, वरना तुम्हारे ऊपर तेजाब फेंक दूंगा। उषा नारायणी ने चारों तरफ से अपने दरवाजे खिड़की बंद कर लिए। उसको पता था कि आएंगे। दरवाजे के पीछे की तरफ बड़े बड़े पत्थर लगा दिए कि फोर्स्ड एंट्री ना करें।
अक्कू यादव के लोग उसे धमकाते रहे कि बाहर आ जाओ, नहीं मैं बड़ा बुरा हाल करूंगा, फलां का ये कर दिया, फलां का ये कर दिया, तुम्हारा भी यही हाल होगा। फिर उन्होंने कहा कि नहीं आओगी तो आज नहीं तो कल तुम्हारे ऊपर मैं एसिड फेंक दूंगा। लेकिन उषा नारायणी ने कतई सरेंडर नहीं किया। उसको गैंग रेप के, उसने कहा गैंग रेप की मत सोचना कि अब की बार मैं सिर्फ गैंग रेप करके छोड़ दूंगा, तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम्हारी कई पुश्तें याद रखेंगे। फिर भीतर से उषा नारायण की आवाज आई कि ठीक है भीतर आओ, मैंने गैस सिलेंडर की गैस खोल दी है, माचिस मेरे हाथ में है, हाथ भी लगाया तो माचिस की तीली से मैं भी मरना चाहूंगी, तुम जितने लोग आओगे सारे मारे जाओगे। इसी बीच में गैस की स्मेल बाहर भी आने लगी। अक्कू और उसके लोगों ने ये सोचा कि अगर इसने माचिस जला दी तो सब मारे जाएंगे। वहाँ से भाग खड़े हुए ये कहते हुए गए कि हम फिर आएंगे, लेकिन लौट के कभी नहीं आए। जब पड़ोसियों को ये पता लगा कि उषा नारायणी ने इतनी हिम्मत की कि फिर अक्कू यादव के लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो उसके घर में घुस के उसके साथ बलात्कार करें या उसका कोई नुकसान करें। महिलाएं सब उषा नारायणी के पास इकट्ठा हुई। इसके पहले भी जब उसने 12 साल की बच्ची का बलात्कार किया था, लोगों में बहुत मरमरिन थी। 6 महीने पहले की बात होगी। तो इसने अपने लोगों को यह आदेशित किया कि कहीं भी 2 आदमी से अधिक इकट्ठा हों तो उनकी बात सुनो कि हमारे खिलाफ साजिश तो नहीं कर रहे हैं। फिर अगर 2 आदमी से अधिक पूरे कस्तूरबा नगर में कहीं कोई दिखाई पड़ता था, इनके आदमी, अक्कू यादव के आदमी उसकी पिटाई करते थे। लेकिन इस बार उषा नारायणी की हिम्मत को देखकर महिलाएं इकट्ठा हुई और उन्होंने कहा कि अब बहुत हो गया, हमें इसका विरोध करना पड़ेगा और विरोध इस तरह से हो कि चल के उसके घर को घेरेंगे, बाहर निकालने पे मजबूर करेंगे, कितनों को गोली मारेगा। लेकिन अब बहुत हो गया, कोई घर ऐसा नहीं था जिसमें रेप विक्टिम न हो, या तो जिसे अक्कू ने जिसका बलात्कार किया था या फिर उसके लोगों ने उसका बलात्कार किया था। 6 अगस्त 2004 को सारी महिलाएं जो विक्टिम थी, करीब 150-200 की संख्या में रही होंगी, इन्होंने आके, जिनके हाथ में लाठियां थी, डंडे थे, पत्थर था, अक्कू यादव के घर को घेर लिया। अक्कू यादव के लोगों ने बताया कि अब की बार जो भीड़ आ रही है ये इसका मूड ठीक नहीं है, अगर पा गई तो अक्कू या उसके आदमियों को मार डालेगी। अक्कू भागकर पुलिस स्टेशन चला गया। अक्कू ने पुलिस स्टेशन, सारा पुलिस स्टेशन ही उसका था, सारे पुलिस वाले ही उसके थे, उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे किसी केस में जेल भेज दो, वरना ये भीड़ हमारे विरोधियों की भीड़ है, ये मेरा नुकसान कर देगी। सात अगस्त को उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपीयर करना। पुलिस तुरंत मान गई कि ठीक है, तुमको हम बंद कर देते हैं, कुछ दिन जेल में रहना, जब सब मामला शांत हो जाएगा तब फिर आना। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने जब उसको प्रेजेंट किया जाना था तो 500 लोग, जिसमें 99% महिलाएं थीं, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने इकट्ठा हो गए। पुलिस मारे डर के उसे कोर्ट में प्रोड्यूस उसने नहीं किया और वापस उसे थाने पर ले गई। लिखा पढ़ी करके फिर दूसरे केस में उसको 13 अगस्त को, यानी 7 दिन बाद 13 अगस्त को उसे नागपुर की कोर्ट नंबर 7 में 13 अगस्त 2004 को पुलिस प्रोड्यूस करने के लिए ले आई। पुराने मुकदमे की जमानत और नए मुकदमे में उसे जेल भेजने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए पुलिस उसको ले आई।
मामला चूंकि कोर्ट का था, पहले से कुछ महिलाएं कोर्ट के भीतर शांति से जाकर बैठ गई थीं और करीब 300 महिलाएं कोर्ट के आसपास थीं। करीब 2:30 बजे वो जैसे ही पुलिस उसको लेकर कोर्ट में गई, उसके सामने एक रेप पीड़िता यानी रेप विक्टिम सामने पड़ गई। उसने उस पर कमेंट किया कि लौट के आता हूं, फिर वही करूंगा, फिर तुम्हारा रेप करूंगा। ये सुन के जो वहां पुलिस वाले थे और जो बाहरी लोग थे वो हंसने लगे कि ये कैसा कैदी है कि यहीं पर वो विक्टिम को कह रहा है कि मैं तुमको फिर तुम्हारा रेप करूंगा। इसी बीच में सामने बैठी हुई एक महिला उठी और उसने चप्पलों से अक्कू यादव को मारना शुरू किया। कोर्ट की ही बात है, कोर्ट नंबर 7 की बात है। और चिल्लाने लगी कि या तुम मुझे मार दो या मैं तुम्हें मार दूंगी। दोनों लोग इस पृथ्वी पर नहीं रह सकते, या तुम रहोगे या मैं रहूंगी। ऐसा उसको चिल्लाते हुए या उसको पीटते हुए देखते ही करीब 200 से 400 के बीच महिलाएं वहां पहुंच गई। कोर्ट के भीतर ही उसे मारना शुरू किया। सबके पास लाठी, डंडे, पत्थर, सब्जी काटने वाले चाकू और सभी अपने साथ मिर्च का पाउडर ले आई थी। जैसे ही वो कोर्ट में उसको गिरा लिया, उसके बाद एक एक करके महिलाओं ने उसे करीब 70 चाकू मार दिए। उसकी आंखों में ढेर सारा मिर्च झोंक दिया। जो पुलिस कुछ बीच बचाव करने की कोशिश कर रही थी, महिलाओं ने उनकी भी आंख में मिर्च झोंक दी। गिरने के बाद जब चाकू एक के बाद एक पड़ने लगे तो वो जोर जोर से गिड़गिड़ाने लगा, छोड़ दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन 15 मिनट में ही 20 मिनट में 22 साल के अक्कू यादव की वहीं मौत हो गई। पूरे कोर्ट रूम में फर्श पर, दीवारों पर खून ही खून था। महिलाएं वहां से सीधे कस्तूरबा नगर पहुंची। अपने अपने घर वालों को बताया कि आज अक्कू यादव को हमने मार दिया है। यह भी बताया कि अब जश्न की तैयारी करिए। सड़कों पर पूरा कस्तूरबा नगर की महिलाएं उतर आईं। नाच गाना, मिठाई का बांटना, ये सब शुरू हो गया। लेकिन महिलाओं ने कानून हाथ में लिया था। स्थितियां, परिस्थितियां चाहे जो, मैं महिलाओं के इस कार्य का कतई समर्थन नहीं करता। कानून का हर हाल में पालन किया जाना चाहिए था। परिस्थितियां कुछ भी हों, बहरहाल 15-20 मिनट में ही उसकी जान निकल गई। पुलिस को अपनी भी खाल बचानी थी, लिहाजा उसने जिन जिन लोगों ने थाने पर जो अपीयर हुई थी, शिकायत की थी, 5 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। महिलाओं के गिरफ्तार करते ही पूरे नागपुर की महिलाएं सड़क पर आ गईं। मजबूरी में पुलिस को उन 5 को छोड़ना पड़ा। उसके बाद 300 महिलाओं ने यह क्लेम किया कि मैंने मारा है, मुझे बंद किया जाए। पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। प्रत्येक महिला ने कहा कि मैंने भी मारा, एक चाकू मेरी भी है, एक पत्थर मेरा भी है, मैंने मिर्ची झोंकी थी, मैं रेप विक्टिम हूं, मैंने मारा है। शायद ही इतिहास में इस तरह की घटना की हत्या की जिम्मेदारी अपने ऊपर महिलाएं लें, लेकिन हर एक ने उसको ओन करने की कोशिश की और ये बताया कि ये मैंने किया है। कुल 5 महिलाओं के ऊपर चार्ज फ्रेम किए गए, लेकिन कोर्ट ने उन 5 को इनसफिशिएंट एविडेंस की वजह से
पर्याप्त साक्ष्य न होने की वजह से उन पांचों को उनके अपराधों से मुक्त कर दिया। ये अक्कू यादव की कहानी कोई नई नहीं है, आपको इंटरनेट पे भरी पड़ी मिलेगी। 2000, अब देखिए पुलिस का ये भी हाई हैंडेडनेस देखिए। 2004 की जनवरी में जब ये सुबुगाहट धीरे धीरे शुरू हुई और लोग सब कुछ सहने के लिए तैयार होके विरोध करना शुरू कर दिए, उसी समय पुलिस ने इसका एक्सटर्नमेंट जैसे शहर निकाला होता है, 2004 जनवरी में इसको नागपुर में घुसने पर निषेध किया गया, प्रतिबंधित किया गया। लेकिन इस आदेश के बाद भी वो लगातार क्राइम भी करता रहा और कस्तूरबा नगर में बना भी रहा। लगभग 40 रेप और 3 हत्याओं का ये मुलजिम अक्कू यादव रेप पीड़िताओं के हाथ मारा गया। मैं फिर कह रहा हूं कि इंस्टेंट जस्टिस और कानून में हाथ लेने की इस प्रथा, परंपरा या घटना से मैं सहमत नहीं। आपके विचार मैं जानता हूं, इस पर क्या होंगे, क्या टिप्पणियां आप करेंगे, ये भी मैं जानता हूं, लेकिन मैं कम से कम एक पुलिस अधिकारी के नाते इस तरह के इंस्टेंट जस्टिस से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं ये और बता दूं आपको कि अगर आपको इसकी और घटनाएं, इसका आतंक और कैसे कैसे इसने रेप किए होंगे, जो घिनौने रेप इसके हैं, अगर आपको जानना है तो इस घटना के तुरंत बाद स्वाति मेहता ने किताब लिखी, बहुत बिकी हुई उस समय, कि किलिंग जस्टिस, विजिलेंटिज्म इन नागपुर। ये किताब का नाम है। इंटरनेट पे भी मैंने देखा था, उपलब्ध है कि नहीं ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मिल जाएगी अगर आप ढूंढेंगे तो। उसके बाद इस पे 2 फिल्में बनाई गई। 2015 में फिल्म बनी कीचक, और अभी 2021 में एक वेब सीरीज आई NV चौधरी की 200 हल्ला हो। हालांकि इस फिल्म का विरोध हुआ, ये कहा गया कि ये महिला विरोधी है, लेकिन फिर NV चौधरी जो इसके डायरेक्टर थे, इसमें अमोल पालेकर भी हैं जिन्होंने रोल किया है, बड़ा रोल किया है। बाद में चौधरी ने ये कहा कि ये बिल्कुल गलत समझा जा रहा है, ये महिलाओं के पक्ष में ये हमने ये वेब सीरीज बनाई है। महिलाओं के इस एक्ट, इस इंस्टेंट जस्टिस या कानून को अपने हाथ में लेने पर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज भाऊ वहाने ने पब्लिकली सामने आकर प्रेस में इन महिलाओं को डिफेंड किया और ये कहा, मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं जो उन्होंने कहा है कि इन द सर्कमस्टांसेस दे अंडरवेंट दे वेयर लेफ्ट विद नो अल्टरनेटिव बट टू फिनिश अक्कू। यानी जो परिस्थितियां थी उसमें महिलाओं के सामने दूसरा कोई उपाय ही नहीं था सिवा अक्कू को मारने के। आगे वो कहते हैं कि द वुमेन रिपीटेडली प्लीडेड विद द पुलिस फॉर देयर सिक्योरिटी बट पुलिस फेल्ड टू प्रोटेक्ट देम। मिस्टर जस्टिस बाहू वहाने का यह भी कहना था कि महिलाओं ने बराबर पुलिस को अपनी सुरक्षा के लिए अपनी गुहार लगाई, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। फिर उन महिलाओं के पास क्या चारा था। ACP दलबीर भारती कहते हैं कि 200 महिलाओं ने लिखित रूप से ये कहा है कि हम उसके मारने में शामिल थे। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने यह कहा कि हमने जिनके विरुद्ध आरोप लगाए हैं उनके पास न तो चाकू बरामद हो पाया, न उनके कपड़ों में कोई ब्लड स्टेन हमें मिला, इसलिए हम इनके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा नहीं कर सके।
आज की घटना। अक्कू यादव जैसे सीरियल रेपिस्ट, सीरियल किलर, ये पुलिस के पाले पोसे हुए क्रिमिनल थे। बहुत सी घटनाओं में ये पुलिस के पाले पोसे क्रिमिनल आपको मिल जाएंगे। पुलिस का पैदा किया हुआ अपराधी अक्कू यादव था। पैदा तो उसकी बायोलॉजिकल मदर ने किया है, लेकिन उसको दूसरा जन्म पुलिस ने दिया है, और इसीलिए दूसरे जन्म में अक्कू यादव पुलिस की नाजायज औलाद थी। इतना भ्रष्टाचार, इतनी असंवेदनशीलता, अक्कू ने पुलिस के आंख और कान पर नोट चस्पा कर दिए, करेंसी नोट। जाने उस समय 500 के डिनोमिनेशन का या 1000 का कौन सा था, लेकिन आंख और कान पे दबा के नोट चस्पा कर दिए और मुंह में सोने चांदी के सिक्के भर दिए। इतने सिक्के भर दिए कि पुलिस को न दिखाई देता था, न सुनाई देता था, न पुलिस बोल पाती थी। ये हाल था वहां पुलिस वालों का। इतनी भ्रष्ट, इतनी असंवेदनशील, आंख और कान नोटों से चस्पा चक्कर करके बंद कर दिए और मुंह में सोने चांदी के सिक्के डाल दिए ताकि ये बोल भी ना पाए। और 400 महिलाओं ने कानून हाथ में लिया, सिर्फ पुलिस के नकारेपन की वजह से। मैं फिर कह रहा हूं कि कानून हाथ में लेने या इंस्टेंट जस्टिस का मैं कतई समर्थन नहीं करता हूं। लॉ ऑफ द लैंड हर हाल में फॉलो किया जाना चाहिए, पर पुलिस के भ्रष्ट आचरण, पुलिस की अकर्मण्यता, पैसे की भूख, शराब की प्यास, असंवेदनशीलता, महिला अपराधों के प्रति गंदा नजरिया, इन सब परिस्थितियों के कारण महिलाओं ने कानून को तोड़ा और न्याय के मंदिर में, न्याय के देवी के सामने वो कर दिया जो स्वतंत्र भारत में या इंडिपेंडेंट इंडिया में शायद ही इस तरह की कोई एक आधी दो घटनाएं हुई होंगी, पर मेरी जानकारी में नहीं है। और साथ ही साथ पुलिस के इस व्यवहार को भी कतई क्षमा नहीं किया जाना चाहिए। सारे केसेस, जो केसेस मैंने बताए, जिनका उद्धरण उन्होंने, स्वाति मेहता जी ने अपनी किताब में जिसका जिक्र किया है, या जो आपको नेट पर मिल जाएंगे, इन सभी केसेस में पुलिस की भूमिका की जांच हुई कि नहीं हुई, ये मेरी जानकारी में नहीं है। अगर हुई भी होगी तो पुलिस ने ही पुलिस की जांच की होगी और सारी लीपापोती कर दी होगी। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जबकि किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से इसकी जांच उसी समय होनी चाहिए थी। ज़रूरी होता अगर तो इसकी न्यायिक जांच भी करा लेनी चाहिए थी। हुई है कि नहीं हुई मुझे नहीं पता। अगर नहीं हुई है तो 8-10 साल बाद अब इस जांच का कोई मतलब नहीं होगा। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।